नमस्कार, आप देख रहे हैं युग टाइम्स आप न्यूज चैनल और मैं हूँ आपके साथ जया शेट्टी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोकतंत्र जीवित रहेगा तभी भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता कायम रह पाएगी। इंदौर में कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय बम का नामांकन भाजपा नेताओं ने जिस तरह से वापस कराया, वह इंदौर जैसे स्वच्छ शहर एवं न्याय की देवी अहिल्याबाई की नगरी को शर्मसार एवं कलंकित करने वाला रहा है, जिसकी गूंज इंदौर ही नहीं अपितु पूरे देश में गुंजायमान हो रही है। यही कारण है कि इंदौर की सरजमी पर जन्मे और पत्रकारिता के क्षेत्र में देश की राजधानी दिल्ली में इंदौर का नाम रोशन करने वाले वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े को इंदौर आकर इंदौर की आम जनता एवं मतदाताओं को जागृत करने के लिए लोकतंत्र को बचाने, संविधान की रक्षा करने और मतदाताओं से नोटा का बटन दबाकर हठधर्मी भाजपा और उसके नेताओं को सबक सिखाने की अपील करना पड़ रही है। इंदौर के जाल सभागृह में आयोजित जीवंत लोकतंत्र और हमारी भूमिका विषय पर आयोजित संगोष्ठी के माध्यम से वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े ने अपने सारगर्भित उद्बोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई प्रहार किए। वानखेड़े ने नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक के सभी प्रधानमंत्रियों का जिक्र करते हुए कहा कि इन सभी ने कभी झूठ या फरेब का सहारा नहीं लिया, जबकि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे झूठे और मक्कार साबित हुए हैं। आ गए सुनते हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े ने कर मुद्दों पर अपनी बात रखी तथा भारतीय संविधान की रक्षा के लिए नोटा को वोट करने की अपील भी की। इस संगोष्ठी की विशेषता ये रही कि जो कांग्रेसी नेता मंच पर बैठक भाषण देते नजर आते रहे, वे पीछे की सीटों पर दर्शक दीर्घा में बैठकर श्री वानखेड़े को सुनते नजर आ रहा था। इस अवसर पर गांधीवादी विचारक वरिष्ठ अभिभाषक अनिल त्रिवेदी, स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल मंचासीन थे। इन्होंने भी लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रेरक उद्बोधन दिया। संचालन मनीषा गौर ने किया तथा राष्ट्रगान के साथ समापन हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट प्रकाश महावर कोली, युग का इंसाफ इंदौर। आपसे है इंदौर में उस श्रद्धांजलि सभा में आपका स्वागत भी करता हूँ और अपने मनोगत रखने का प्रयास करता हूँ। आदरणीय मंच और तमाम आदरणीय मेरे सामने खड़े हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस शहर में मुझे इस पोजीशन पे भी बोलने आना होगा, क्योंकि बोलना कैसा है ऐसी उंगली पकड़ के कॉलेज के समय सिखाने वाले राजेश भाई सामने हैं। राजनीति क्या होती है सिखाने वाले सज्जन भाई से लेकर अश्विन, मेरी भाभी शोभा जी यहाँ है। 9 अगस्त क्रांतिकारी दिन से मैंने उत्तर प्रदेश से ये व्याख्यान मालाएं शुरू की थी और लगातार पूरे देश में मैं लगातार भ्रमण कर रहा हूँ व्याख्यान देते हुए। इस सीरीज में कई बार इंदौर से भी आया कि आप इंदौर आइए, लेकिन मुझे इंदौर पे विश्वास था। मुझे लगा नहीं, इंदौर इस शहर को मैंने जिया है, इस शहर से मैंने पाया है, इस शहर से मैं बना हूँ। तो मुझे लगा इस शहर की तासीर वो नहीं है कि जहाँ लोकतंत्र की और संविधान की बातें लोगों को समझानी पड़े, क्योंकि यहाँ मतभेद भले ही हो लोगों में, लेकिन मनभेद मैंने कभी नहीं देखे। मैंने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को एक साथ बैठते हुए देखा, उठते हुए देखा, शादियों में जाते हुए देखा, अस्पताल में एक दूसरे के लिए भागते हुए देखा। लेकिन फिर कहते हैं दिल्ली में जब एक वटवृक्ष वैशेरा तानाशाही वृत्ति का पनप रहा हो, तो उसकी कुछ शाखाएं मेरे इंदौर तक भी आ गई और इंदौर कब विषैला हो गया ये मुझे समझ में भी नहीं आया। इसलिए जब मुझे आदेश हुआ, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मुझे रिक्वेस्ट हो गई, सब लोग बैठे थे और फिर भाभी ने फ़ोन करके बोला कि सभी बैठे हैं और पीछे से अश्विन भाई की जोर से आवाज़ आ गई, आवे आजा तू जल्दी। मैंने बोला मैं आऊँगा। व्यस्तता है बहुत, रोज 10 से 12 कार्यक्रम लाइव होते हैं, इसके बीच में लगातार भ्रमण भी होता है, तो घूमना मुश्किल होता है। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, इस श्रद्धांजलि सभा में जाना जरूरी है, क्योंकि क्या मैं इंदौर को फिर से, यदि मेरे जाने से उन तमाम इंदौरियों को एक बार फिर से मैं जगाऊं कि हम क्या थे, हम किस लिए नंबर 1 जाने जाते हैं, क्या हम इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने वाला पहला शहर करके जाने जाएंगे, तो इतनी बड़ी काली मां लेके आने वाला भविष्य हमको क्या सवाल है कि क्या कांग्रेस के नेता ने यदि विड्रॉल किया होता तो कोई तकलीफ नहीं थी। किसी ने फॉर्म भरा, किसी की इच्छा हुई, उसने विड्रॉल किया। लेकिन जब भाजपा के नेता एक झुंड में उसको लेके जाते हैं तो फिर वो विड्रॉल नहीं होता, वो विड्रॉल करवाया जाता। तो क्या ये सूरत का एक
नया प्रयोग था सूरत जैसा। सूरत में तो सारे इंडिपेंडेंट भी विड्रॉ हो गए थे और सूरत में पहली बार चुनाव के पहले चरण का चुनाव भी नहीं हुआ और सूरत में भाजपा का एक सांसद भी बन गया। मुझे विश्वास नहीं होता कि अब की बार 400 पार विश्व गुरु, सबसे बड़ा ब्रांड, सबसे बड़ा राजनीतिक दल, धन बल में किसी चीज की कमी नहीं, उसको क्या जरूरत पड़ी है शॉर्टकट लेने की? क्या जरूरत थी? मैं स्वयं जानता हूं कि क्या इंदौर में भाजपा की स्थिति कमजोर थी? कांग्रेस ने हर चुनाव ताकत से लड़ा है, पराजय भी होती है। काशीराम का उदाहरण दिया, 9 बार डिपॉजिट जब्त करने के बाद उत्तर प्रदेश में आज, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में आज बहुजन समाज पार्टी एक चर्चा का विषय है। तो कांग्रेस ने यहाँ राज भी किया, कांग्रेस हार भी गई, कांग्रेस जीत भी जाएगी, लेकिन इतनी बुरी स्थिति नहीं थी कि भाजपा के नेताओं को यह करवाना पड़ा। ये हुआ क्यों? क्या सूरत में स्थिति बेकार थी? कतई नहीं। ये किया क्यों गया? ये 2024 के बाद जब ये सरकार विफलित होगी उसका ट्रेलर था। लोकतंत्र के नए मायने आपके सामने प्रस्तुत किए जाने लगे। 2024 में यदि ये वापस आते हैं तो 2024 के बाद संविधान क्या होगा, लोकतंत्र क्या होगा? क्या वन नेशन वन पार्टी वन इलेक्शन की स्थिति में हम चले जाएंगे? क्या आने वाले समय में हमारा तानाशाह कहेगा? मैं उसे प्रधानमंत्री मानने को इनकार करता हूं। प्रधानमंत्री मात्र शपथ लेने की अनुच्छेद पे बैठने से नहीं होता, प्रधानमंत्री को अपने कुछ कर्तव्य दिखाने होते हैं। यदि आपकी कार्यशाही एक तानाशाही की है, एक तानाशाह का है, तो उसको तानाशाह को तानाशाही कहा जाना चाहिए। जब जब आप उसको प्रधानमंत्री कहेंगे, आप अपने लोकतंत्र का अपमान करेंगे, आप अपना स्वयं का अपमान करेंगे। मैं बार बार कहता हूं, हमारे दिल्ली में कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं बैठती, ये कौवालों की टोली है, दो गाते हैं बाकी चालियां बजाते हैं। और हमारे सांसद संजीदे बन के पीछे हारमोनियम लेके बैठते हैं। क्या आपके सांसद को आपने पूछा कितनी बार इंदौर के लिए लड़ा है? वो कितनी बार उसने इंदौर के लिए बात की हो? क्या वो एक समाज विशिष्ट का, क्या सिंधी समाज का वो सिर्फ नेता था या इंदौर का नेता था? इस इंदौर ने भूमिका जैसे लोग दिए कर रहे हैं। चलो ठीक है, एक राजनीतिक दल है, उसकी विचारधारा इंदौर में होगी, लेकिन उस राजनीतिक दल को भी सोचना चाहिए कि इंदौर में से किसको भेजते हैं। मैंने धारकर छाप का समय देखा है इंदौर में, मैंने वो भी समय देखा है। इंदौर में झगड़े भी होते थे, लेकिन इंदौर में मैंने मवालियों को नेता बनते हुए नहीं देखा। और ऐसे मवालियों को कि जो किसको गन पॉइंट पे लेके जाए, विड्रॉ करे और कहे कि देखो हमने ऐसा किया। मुझे आज गर्व है इंदौर के उन लोगों पे दादा जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। हो सकता है मजे लेने के लिए इंदौर में मजे लेने वाले बहुत हैं, पीछे तो भिया नहीं लेते हैं। ऐसे भियाओं ने फॉर्म भरा, लेकिन उस भियाओं में आज भी जमीन था जो सूरत नहीं हो पाया। नहीं तो इनकी तो मनीषा सूरत करने की थी कि सारे इंडिपेंडेंट भी वापस ले ले तो फिर एक दूसरा सांसद हम देंगे चुनाव के पहले ही। ये इंदौर की जनता का अपमान है। 2-4 गुंडे इकट्ठा होकर इस इंदौर की जनता का अपमान करते हैं, इस इंदौर के पौरुषत्व को ललकारते हैं और इंदौर चुप रहता है। इससे ज्यादा शर्मसार घटना चीज हमारे लिए नहीं। इंदौर का कर्ज है, इसलिए मैं इंदौर वालों को बोलने आया। किससे डरते हैं आप? इससे ज्यादा डरपोक कोई नहीं है। ये तो गुजरातियों के सामने पूछ हिलाने वाले, ये हमें क्या बताएंगे कि मालवा क्या है? ये दिनों की भूमि रही है मध्य प्रदेश और इंदौर अहिल्या की भूमि हुई है कि जब पेशवा ने आवाज खड़ी की तो तलवार लेकर अहिल्या खड़ी हुई और पेशवा को ललकारने वाली इस अहिल्या की भूमि में तो गुजरातियों के सामने पूछ हिलाते हुए ये लोग जब इंदौर के सम्मान और आत्मसम्मान को बेचते हैं तो इंदौर को क्या हो जाता है? चंद जमीनों के धंधे करके कोई धनपशु बने, चंद गुंडों को पाल के कोई यदि बाहुबली बने, तो ये इंदौर बाहुबलियों के सामने झुकने कब से लगा है? ये इंदौर की अपनी एक तहसील है, इंदौर की अपनी एक इज्जत है। आज हम इसको तानाशाह को कहते हैं।
बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं कि अफवाह फैला रहे हैं कि लोकतंत्र खराब हो रहा है, अफवाह फैला रहे हैं कि मैं संविधान बदलने जा रहा हूं। एक जगह उन्होंने कहा कि आंबेडकर जी भी आएंगे तो संविधान नहीं बदलेगा। अरे आंबेडकर जी आएंगे तो सबसे पहले संविधान बदले जाएंगे कि मेरे संविधान को ऐसे लोगों के हाथ में अपमानित होने के बजाय मैं जलाना पसंद करूंगा। क्या कहा था आंबेडकर साहब ने संविधान सभा में, जब संविधान का ड्राफ्ट मंजूर हुआ, एक दिन पहले बाबा साहब आंबेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते भाषण दिया। उस भाषण के कुछ अंश यदि आप देखेंगे तो आज नतमस्तक होता हूं मैं उस महामानव के सामने कि उसने सोचा था कि इस देश के 75 साल में वो होगा जो आज 75 साल पहले मैं समझ सकता हूं कि देश में क्या होगा। और उसके लिए उन्होंने कुछ आशंकाएं जाहिर की थी, उसके लिए कुछ उन्होंने डर जाहिर किया था, और वही डर आज पूरा देश भोग रहा है। देश के सामने वो डर नाक का फना पहन के लहरा रहा है। उन्होंने कहा था कि पहली बार हम स्वतंत्रता तब खोए जब हमारे बीच में मोहम्मद बिन कासिम से लेके जयचंद से लेके शिवाजी के साथ लड़ने वाले राजपूत और 1857 के गदर में दूर रहने वाले। उन्होंने कहा कि पहली बार हम यदि पारतंत्र में आए हैं तो किसके वजह से आए हैं? अपने खुद के वजह से। मुझे डर है कि दूसरी बार भी क्या हम अपने ही वजह से फिर एक बार आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होंगे। वो डर कौन सा था? पुराने दुश्मन होंगे, विरोधी राजनीतिक पंथ वालों की कई राजनीतिक दल होंगे, और वो पंथ को ऊपर रखेंगे या देश को ऊपर रखेंगे, देश के ऊपर पंथ को रखेंगे या पंथ के ऊपर देश को रखेंगे, ये देखने का समय होगा। अगर पार्टियां धर्म को देश के ऊपर रखेगी तो हमारी आजादी दूसरी बार खतरे में पड़ जाएगी। मैं फिर से कहता हूं, यदि पार्टियां धर्म को देश के ऊपर रखेगी तो हमारी आजादी दूसरी बार खतरे में पड़ जाएगी। हमें अपने खून की आखिरी बूंद तक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी। धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का विषय हो सकती है, लेकिन धर्म जब राजनीति में आता है या राजनीति में भक्ति या नायक पूजा, पतन और अंततः तानाशाह का एक निश्चित मार्ग है। और 2014 से लेके ये जो पूरा प्रपंच है ये शुरू हुआ। 2014 में विकास की राजनीति के लिए लोगों ने मतदान किया। 2014 में लोगों को लगा 56 इंच का सीना आया है, कुछ लेके आए। भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे। अब तो लगता है कि तानाशाह भ्रष्टाचार ठीक है, तानाशाही से भ्रष्टाचार में पैसा ही जाता है। यहाँ तो आज़ादी खतरे में आ गई है। यहाँ तो बोलने के लिए भी डर लगने लगा है। बोलने वाले कम लोग हैं और मुझे आज खुशी है कि कम से कम सुनने वाले इतने आ गए हैं। नहीं तो सब लोग टीवी पर सुनते, किसी अवकाश में स्टेज पे जाके किसी सामने बैठे, पुलिस उनको सुनने गया। मैं देखता हूँ करीबी आएगी, इनकम टैक्स आएगा, CBI आएगा, सेल टैक्स आएगा, क्या क्या पीछे आएगा। नहीं कुछ तो नगर निगम वाला टेप लेके निकल जाता है, तेरे घर की लपटी करवाऊंगा, पता है योगी जी का बुलडोजर कब घर पे चल जाएगा। और ये डर क्यों पैदा किया हमने? किसको पाला हमने? आज उनके खिलाफ आवाज उठाने वाला कौन है? क्यों नहीं आवाज उठाई? लोहिया जी ने एक बार कहा था कि जब सड़कें सुनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। लेकिन तब लोहिया को ये पता ही नहीं था या कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने संसद के मायने लोकतंत्र कहा था। जो लोकतंत्र संसद में बैठा होगा और जब सड़कें सुनी होगी तो वो लोकतंत्र और वो सांसद आवारा हो जाएंगे। लेकिन संसद में यदि तानाशाह का दरबार लगेगा तो सड़कों पे आंदोलन होने के बाद भी वो आंदोलन कुचलने जाते हैं। आपने कहा कि हम चुप क्यों होते हैं? दादा, क्या किसान आंदोलन नहीं हुआ? 700 किसान मर गए। क्या इस तानाशाह के कान पे जू गिरेगी है? ये तो उत्तर प्रदेश के चुनाव थे और चुनाव के हार के डर से कानून वापस हो गए। ये तो ऐसे ही किसान मरते जाते और ये तानाशाह अपने घर में बैठा रहता। कितने उदाहरण थे इस तानाशाही के? नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है और इस देश के लिए मेडल लेने वाली होनहार हमारी बेटियां इंटरनेशनल इवेंट और ओलंपिक जैसे जगह पे मेडल लेके देश का गौरव करवाने
संदेश खाने जाते हैं, उन महिलाओं को मिलते हैं तो मेरा सीना चौड़ा होता है। मुझे लगता है कि मेरे प्रधानमंत्री ने अपना अभिभावक जाग गया। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री मणिपुर पे मुंह क्यों मोड़ लेते हैं? मेरे प्रधानमंत्री हरियाणा की उन जाट लड़कियों के प्रति क्यों उत्साह नहीं दिखाते? मेरे प्रधानमंत्री कर्नाटक क्यों नहीं जाते हैं, जहां सैकड़ों महिलाओं की इज्जत लूट के उनकी फिल्में रिलीज की गई? और प्रधानमंत्री जिसने इज्जत लूटी उस गुंडे को जिताओ करके अपील करते स्टेज पे। बाद में अमित शाह कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री का क्या लेना देना, वो हमारा सहयोगी दल था, उसने किया, हमारा क्या लेना देना? तो फिर इंडिया गठबंधन में स्टैलिन भी सहयोगी दल था। यदि स्टैलिन के बेटे ने ये बोला कि मैं सनातन धर्म को नहीं मानता, मच्छर जैसा कुचल देना चाहिए, तो फिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी क्यों माफी मांगे? क्यों पूरा इंडिया गठबंधन काला मुंह करके घूमे? यदि आपका एक सहयोगी सनातन धर्म के खिलाफ बोलता है तो पूरा इंडिया गठबंधन सनातन धर्म के खिलाफ होता है। तो फिर आपका एक यदि सहयोगी बलात्कारी है तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि पूरा इंडिया का कुंभा बलात्कारी है? क्यों नहीं बोलना चाहिए? आपकी भाषा बोल रहा हूं, कोई नए शब्द नहीं है मेरे। और इसके बाद सबसे शर्मसार बातें हुई कि प्रधानमंत्री को उन महिलाओं की इज्जत लूटी। जब फिल्म में बाहर आई है तो महिलाओं गांव छोड़ के, घर छोड़ के भाग गई है। उन परिवारों को देखो, 600-700 महिलाएं हैं, सरकारी कर्मचारी है, पुलिस की काम करने वाली महिलाएं हैं, कुछ एनजीओ में काम करने वाली महिलाएं हैं, कुछ उस पार्टी की काम करने वाली महिलाएं हैं। वो महिला पूरा परिवार छोड़ छोड़ के किसी दूसरे प्रदेश में जाके मुंह छुपा के बैठी है। 600-700 घर बर्बाद हुए। उस आदमी को जर्मनी भेज दिया। किसने जर्मनी भेज दिया? ये हमको मूर्ख समझते हैं। बोले राज्य सरकार ने, राज्य सरकार विदेश भेजता है? इमिग्रेशन डिपार्टमेंट किसके पास होता है? लुकआउट नोटिस कौन देता है? उसको किसने भेजा? इन लोगों ने भेजा। और उससे शर्मनाक बात, दादा इसका तो निषेध होना चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो रेवन्ना टेप का मामला है उसमें विदेशी हाथ है। भाई साहब, अब कोई विदेशी वायरा लेके ही काम किया होगा तो विदेशी हाथ मान ले। टाइमिंग बोले, चुनाव के टाइम कैसे टेप आते हैं? अरे चुनाव के टाइम रेड डायरी कहां से आती है राजस्थान में? चुनाव के टाइम 500 करोड़ का वो एफिडेविट कैसा आता है? फिर प्रधानमंत्री जी वो किस विदेश से आया? वो झूठ परोस रहे हैं और हम ले रहे हैं। वो झूठ परोस रहे हैं, हम ले रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले खिलौना, मुझे ये लगा कि चलो ये आदमी कोई कैसा भी हो, तानाशाही प्रवृत्ति का वो सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन क्लीन है, भ्रष्टाचार के मामले में आज ये सत्ता में है, सारे कांग्रेसियों को निपटा दे, सारे विपक्षियों को निपटा दे। जब वो सत्ता में आएंगे तो बीजेपी को निपटा देंगे, कम से कम देश तो साफ होगा। इस सोच के साथ हम रह रहे हैं। लेकिन बात तो अलग हो गई। ये भ्रष्टाचारियों को ढूंढ रहे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, ये भ्रष्टाचारियों को चिन्हित कर रहे थे। 17,000 करोड़ साइड को था, 80 करोड़ साइड को था, 5,000 करोड़ साइड को था, 1200 करोड़ साइड को था। इन सबको इकट्ठा किया और भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचारी प्रकोष्ठ की स्थापना की और उन सबको उन्होंने वहां इन्वाइट किया कि आओ बैठो, सब भ्रष्टाचारी मिलकर साथ में राज करेंगे। कल तक जो भ्रष्ट था आज आपका उप मुख्यमंत्री है। कल तक आसाम का विधानसभा जिसने एक सप्ताह तक बीजेपी ने चलने नहीं दी, वो हेमंत बिश्व शर्मा अब उनका मुख्यमंत्री बना हुआ है। अजीत दादा को उन्होंने फूलों का गुच्छा देकर कहा कि दादा आप बड़े देर से आए, कहीं तो उनका ईगो हर्ट हो गया। 70,000 करोड़ मेरा 1,600 करोड़, ये 70,000 करोड़ किया कैसे जाता है? इसके लिए दादा को बुलाया। ये फैकल्टी बन के गए हैं बीजेपी। तो 2024 के बाद इस यूनिवर्सिटी से निकले हुए नेता 7 लाख करोड़ का घोटाला करेंगे, रिकॉर्ड तोड़। प्रधानमंत्री इतने बौखला गए हैं कि उन्हें ये पता नहीं कि आजकल क्या बोल रहे हैं और ये बौखलाहट क्यों आती है। न्याय मांगा है तो एफआईआर दर्ज नहीं होती,
सर्वोच्च न्यायालय से एफआईआर करवानी होती है। मणिपुर में सैकड़ों वीडियोस, एक वीडियो बाहर निकलता है स्त्रियों को नग्न करके उनकी इज्जत कैसी रोकी गई, और मुख्यमंत्री बेशरम होकर कहता है ऐसे सैकड़ों वीडियो है, मैं क्या करूं। और इस सब पे हमारे प्रधानमंत्री इतराते हुए मणिपुर उनके लिए रास्ते में है ही नहीं, क्योंकि जहां 2 लोकसभा है उसकी कोई अवकाश नहीं। इस देश में यदि आप विपक्ष की सरकार है आपके यहाँ, इस देश में यदि आपके यहाँ 40 से ज्यादा सांसद है राज्य में, तो ही महिला की इज्जत है। यदि वहां बीजेपी की सरकार है और वहां फिर कितने भी सांसद हो, फिर महिलाओं की इज्जत नहीं। वहां इज्जत लुटने वाले गुंडे महिला मंडित होते हैं। याद करिए गुजरात को, याद करिए यूपी को, कितनी जगह बताओगे आपको। एक संदेश खली क्या हुआ, संदेश खली के लिए हम कहते हैं बहुत घिनौना कांड है। किसी भी राज्य में किसी भी महिला के ईश्वर के साथ खेलने वालों के लिए सबसे पहले मौत की सजा होनी चाहिए, ये होना चाहिए। यदि ममता जी वहां पे है, उसके होते हुए ये हुआ है, तो ये शर्मसार घटना है। ये थी आज की खबरें। ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।